आदरणीय सभापति महोदय जी, आज जिस विषय पे 193 रूल के अधीन हम लोगों की चर्चा हो रही है, वो हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली एक चुनौती है। देश के सामने बहुत चुनौतियां हैं, चाहे वो अभी यूक्रेन में जो संकट चल रहा है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो रही है, वो एक हम लोगों के लिए चुनौती है। विकास को और कैसे तेजी दें, और खासकर कोविड महामारी के बाद जो हम लोगों को धक्का लगा है, उसके बाद हम लोग उसको कैसे पूरा करें, आगे कैसे बढ़ें, ये देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज वाली, ग्लोबल वार्मिंग वाली चुनौती है, वो एक ऐसी चुनौती है जो हम लोगों के साथ भविष्य में भी रहेगी। अगले दशकों में, चाहे हम 30 साल, 40 साल, 50 साल अगर हम देखें, तब भी हम लोगों को इसका जो है पूरा प्रभाव जो है, इसको हम लोगों को संभालना पड़ेगा। इसलिए ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही विशाल, एक बहुत ही गंभीर एक चुनौती है। देश के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, और जब देश को ऐसा इस चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो ये हमारा एक सौभाग्य है, देश के लिए सौभाग्य है कि हमारे एक ऐसे यशस्वी और दूरदर्शी हमारे एक प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने इस चुनौती को पूरी तरीके से समझा, इसकी गंभीरता समझी। विश्व में सब जो सलाहकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो और विश्व के बड़े बड़े नेता हैं, उनसे उनकी चर्चा हुई, और उन्होंने जाकर, और यहां माननीय हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी भी हैं, वो भी थे, जब नवंबर में ग्लासगो की जो कॉन्फ्रेंस हुई, COP26 की कॉन्फ्रेंस हुई, जब जरूरी था कि भारत जैसे कई विषयों में, कई क्षेत्रों में हमारा नेतृत्व रहा है, तो क्लाइमेट चेंज में भी हम अपना नेतृत्व दिखाएं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय भूपेंद्र यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि यहां भी भारत ने अद्भुत नेतृत्व दिखाया और एक ऐतिहासिक घोषणा की कि 2070 तक जो सब लोगों की एक राय थी कि भारत को भी नेट जीरो की ओर बढ़ना है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की और देश का कायाकल्प कर दिया, देश के डेवलपमेंट मॉडल को इस प्रकार से बदल दिया। और आज मेरी कोशिश यही होगी सभापति महोदय जी कि मैं आपको समझाऊं कि किस प्रकार से ना सिर्फ ये एक ऐतिहासिक घोषणा है, क्या इसका हमारा प्रभाव इस पे होगा, क्या देश में इसके कारण परिवर्तन आएंगे, लेकिन इससे जो देश का जो मूल डेवलपमेंट मॉडल ही है, वो डेवलपमेंट मॉडल भी हम लोगों को बदलना पड़ेगा। और इतिहास में जो कभी नहीं किया गया है, अद्भुत जो काम होने वाला है कि ना सिर्फ देश का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन देश का हम डीकार्बनाइजेशन भी करेंगे। और ये जो परिवर्तन हम लोग अपने डेवलपमेंट मॉडल में लाने वाले हैं, ये इतिहास में किसी और देश ने नहीं किया है, ना अमेरिका ने किया है, ना इंग्लैंड ने किया है, ना चीन ने किया है, ना कोरिया ने किया है। ये हम लोगों के लिए एकदम अलग एक डेवलपमेंट मॉडल होगा, जिसको हम लोग पायनियर करने वाले हैं, और उस रास्ते पे हम लोग अब चल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इसके बारे में भी मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं कि ये क्यों इतना अलग और इतना प्रभावशाली और हम लोगों के लिए सकारात्मक ये डेवलपमेंट मॉडल भी होने वाला है। हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हम लोगों के क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस सब्जेक्ट से, इस विषय से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। जब मैं IIT में था तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री की। उस समय भी, क्योंकि मैं झारखंड से आता हूं, मुझे लग रहा था कि डिफॉरेस्टेशन वगैरह का जो प्रभाव है हम लोगों के क्षेत्र में आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, बड़े गर्व से मैं बताऊंगा कि तब मैंने, क्योंकि मैं IIT में था, इंजीनियर था, और मेरा काम था डिजाइन करना, नए नए सुझाव निकालना, हम लोगों ने एक फ्यूल एफिशिएंट चूल्हा बनाया, जिसमें कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन को कम करें, और जो जहरीला धुआं जो होता है, कोयले से आता है और इनकम्प्लीट कंबशन के द्वारा आता है, उसमें हम लोग रोक लगाएं। तो तब से मैं इस विषय पे लगा रहा हूं। और जो मेरी डिग्री जो हुई, जो मैं जाके यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से जो मैंने डिग्री की उस समय, वो एनर्जी पॉलिसी पे था, और इस पे था कि भाई हम लोग देश का और जो एनर्जी हम लोगों को सिस्टम बनाना है, उसको हम लोग कैसे किफायती तरीके से और अच्छी तरीके से एफिशिएंटली हम लोग इसको बनाएं। वो मैंने डिग्री की, और फिर उसके बाद 4 साल मैंने काम किया as an expert in the energy industry, working with electric and gas utilities in America and around the world, including in India, on how we will build the most efficient energy system, best environmental practices possible. इस पे मैंने बहुत काम किया। और इसलिए जब ये क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जब बढ़ने लगा, तो इस पे भी मैंने बहुत गहरी, इस पे मैंने अध्ययन किया है, इस पे बहुत मैंने सोच विचार लगाया है।
और मेरा सौभाग्य इसमें रहा है कि दुनिया में जो एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो हमारे देश में पुणे में है, हमारे देश में बेंगलोर में है, दिल्ली में है, जो एक्सपर्ट ग्रुप्स इसकी मॉडलिंग कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। और विदेश में भी कैम्ब्रिज में कुछ एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, वहां वो लोग काम कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में कुछ लोग काम कर रहे हैं, बॉस्टन में कुछ लोग काम कर रहे हैं, MIT में सिस्टम्स डायनामिक्स में इस पर बहुत अध्ययन हुआ है। इन सब के साथ मेरी बहुत दिनों से बातचीत चल रही है कि हमारे देश में अगर हम लोगों को डिकार्बनाइजेशन करना है, नेट जीरो पे हमें आना है, तो क्योंकि मैं कोयले क्षेत्र से आता हूं, तो हम लोगों का एनर्जी सिस्टम क्या होना चाहिए, कोयले का किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए, क्या आगे हम लोगों को अगले दशकों में करने की जरूरत है। तो इस पे बहुत दिनों से मेरी बातचीत इन सबसे चल रही है। और 2-3 बातें इसमें निकल के आती हैं जो हम लोगों के लिए, भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि प्री इंडस्ट्रियल एरा यानी 1800 ऑनवर्ड से अगर हम देखें तो पूरे विश्व में ऑलरेडी 1.2 डिग्रीज जो है वो वार्मिंग हो चुकी है। 1.2 डिग्री वार्मिंग हो चुकी है। आज जो हमें दिल्ली में महसूस हो रहा है कि बहुत गर्मी है, और हजारीबाग में आपको बता दूं, जब मैं बच्चा था तो हमें, और रविशंकर जी हैं वो बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हरियाली है हजारीबाग में, कि हम लोगों को पंखे की, सभापति महोदय जी, पंखे की जरूरत नहीं होती थी। इतना बढ़िया हम लोगों का वातावरण था, दोपहर में गर्मी होती थी, बरसात आ जाती थी, पंखे की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जो 1.2 डिग्री टेम्परेचर, जो ग्लोबल एवरेज मीन टेम्परेचर बढ़ा है, हजारीबाग में मैं आपको बता दूं कि अब पंखे क्या, हमें एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ रही है, इतना हम लोगों को वहां गर्मी में अब महसूस हो रहा है। साथ साथ देश में हम देख रहे हैं 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने नकारात्मक प्रभाव हुए हैं। ग्लेशियल मेल्टिंग हम लोगों के सामने हो रहा है। जो हमारी मां गंगा थी, वहां गंगोत्री में जो पानी आ रहा था, उस पानी का फ्लो जो है कितना एराटिक हो गया है। और सब जो हमारी नदियां हैं उसमें भी फ्लो कभी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। जो ऐतिहासिक जो पैटर्न्स थे वो बदल चुके हैं। इतनी फ्लडिंग हो रही है, बिहार में फ्लडिंग हो रही है। अभी यहाँ केरला के हमारे माननीय सदस्य थे, उन्होंने बताया केरला में फ्लडिंग हो रही है। फ्लडिंग जो सब जो हमारे नदियां हैं उनका फ्लो इस तरीके से एराटिक हुआ चले जा रहा है, फ्लो पे नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। ये क्लियरली 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। साथ साथ हमें यह भी मालूम है कि हमारे ही देश में कई जगह ऐसे हैं, चाहे वो विदर्भ हो या बुंदेलखंड हो, चाहे राजस्थान हो, कहीं गुजरात की जगह हैं, जहां पानी जो पड़ता था, जहां जो पानी पड़ता था, वो आज के समय पानी जो पड़ना लगा है बरसात का, बहुत कम पड़ रहा है। और वो भी इसी कारण हो रहा है क्योंकि डिजर्टिफिकेशन, ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ती चली जा रही हैं। साथ साथ हम लोगों को ये नजर आ रहा है कि बे ऑफ बंगाल जो है और अरेबियन सी जो है, इसमें जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा है। और क्योंकि इंजीनियर होने के नाते मैं आपको बता दूं, एज द सी वाटर गेट्स वार्मर, what happens is there's more energy in the ocean. When there is more energy in the ocean, the cyclones that develop, because they're drawing energy from the ocean, get more and more intense and they happen with higher frequency. तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि एकाएक ये कैसे हुआ, ओडिशा में साइक्लोन पे साइक्लोन आ रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया कि मुंबई में साइक्लोन आ गया, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि तापमान हमारे समुद्र के बढ़ते चले जा रहे हैं, तापमान बढ़ते चले जा रहा है, साइक्लोन ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। और जो स्टॉर्म सर्जेस हैं, जो पानी का जो हाइट है जो इस साइक्लोन के साथ आता है, ये स्टॉर्म सर्जेस जो लो लाइंग एरियाज हैं, चाहे वो कलकत्ते में हो, चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे वो मुंबई में हो, जो हम लोगों के जो कोस्टल, जो हम लोगों की बड़ी महानगरी हैं, ये स्टॉर्म सर्जेस से हम लोगों को बहुत खतरा हो सकता है। इस पे भी हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये सब 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ये बड़े नकारात्मक, हानिकारक हम लोगों के प्रभाव हो रहे हैं। ये हमें इंपैक्ट इसका नजर आ रहा है। अब आप समझिए, जो मैंने बताया कि जो मॉडलिंग हो रही है, क्लाइमेट साइंटिस्ट, एनर्जी साइंटिस्ट, सब लोग जो आज लग सबसे सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स जो हैं, जिसपे लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, उन मॉडल्स के आधार पे अगर आज पूछा जाए कि अगर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है तो आगे के समय और कितना वार्मिंग होने वाला है, व्हाट आर द क्लाइमेट मॉडल्स टेलिंग अस। और सभापति महोदय जी, मैं आपको बताऊंगा, बड़ी गंभीर बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक घोषणा की कि भारत जो है 2070 में नेट जीरो पे आ जाएगा। लेकिन जब हम और देशों की ओर देखते हैं और उनकी नीतियां देखते हैं तो हमें बहुत चिंता होती है, क्योंकि उनकी नीतियां जो हैं, कह तो रहे हैं कि वो नेट जीरो बाय 2050 करेंगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी जो है कि क्या इन लोगों ने वो नीतियां अपनाई हैं, क्या वो निवेश कर रहे हैं, क्या वो 2050 तक जो उन्होंने कहा है करेंगे। हम लोगों को चिंता होती है कि ये जो इनके टारगेट्स हैं, बड़े अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं
और जो ग्लोबल वार्मिंग में जो कहा जा रहा है कि 1.52 डिग्री सेंटीग्रेड और जो है इसको रोका जाए, हम लोगों को अभी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि इसको कंट्रोल किया जाएगा। तो अगर कंट्रोल हम नहीं कर पाते, भले भारत अपना 2070 तक ले आए, लेकिन अगर चीन ना करे, अमेरिका ना करे, यूरोप में ना हो, तो आज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि संभावनाएं हैं कि 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तो इंक्रीमेंटल वार्मिंग हो गई है, अभी संभावना है कि 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्लोबल वार्मिंग होने वाली है। और जो 1800 से लेकर 2022 तक 220 साल में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, 80 अगले वर्षों में जाकर 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड एडिशनल वार्मिंग 80 साल में होने वाला है। अब आप समझिए, ये सब जो है परिणाम जिनको हम लोग भुगत रहे हैं आज के समय, और आगे के समय हमारे बच्चों को और उनके बच्चों को क्या क्या भुगतना पड़ेगा, क्या उन पे परिणाम होने पाएंगे, इन पे हम लोगों को बड़ी गंभीर चिंता करनी है। इसके बारे में हम लोगों को सोचने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसको कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। व्हेन यू लुक एट द मॉडल्स, there is no doubt about it, because the wide range of scenarios that have been simulated, while there is variation because we cannot predict with scientific accuracy what is going to happen, the reality is when you look at the wide range of scenarios that have been considered, it seems quite clear that we are going to get, despite whatever announcements have been made by other countries, it looks quite clear कि 1.5 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्मिंग होगी ही होगी। इसलिए हम लोगों को अपना डेवलपमेंट मॉडल और विश्व का डेवलपमेंट मॉडल बदलना पड़ेगा। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो लगभग होगा ही होगा, ये लोअर बाउंड्री है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग कुल मिलाकर 2100 तक 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाएगी, तो इसके जो परिणाम हैं वो डिजास्टर्स होने वाले हैं, कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। मैंने साइक्लोन के बारे में बताया, ग्लेशियल मेल्टिंग के बारे में बताया, ड्राउट के बारे में बताया, फ्लडिंग के बारे में बताया। ये सब ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग देख रहे हैं फॉरेस्ट फायर्स आ रहे हैं। तो इसलिए जहां और देशों में हम लोगों को अभी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि लोग कर पाएंगे, इसके मुकाबले में अगर हम लोग अपने देश को देखें, भारत में क्या किया जा रहा है, तो मैं बताऊं कि 4 क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हम लोगों ने बहुत ही प्रभावशाली जो हमारी नीतियां बनी हैं, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने बात के पक्के हैं। वी डू व्हाट वी से एंड वी आर डिलीवरिंग ऑन इट। पहला, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में बड़ी घोषणा की, पंच अमृत की। पहला जो हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग अपने एनर्जी सिस्टम को हम लोग बदल रहे हैं। जहां अभी हम लोगों के पास करीब 400 गीगावाट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अगले 10 वर्षों में हम लोग और 500 गीगावाट हम लोग लाने वाले हैं। और ये 500 गीगावाट जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी आने वाला है, ये कंप्लीटली रिन्यूएबल सोर्सेज से आने वाला है। कंप्लीटली रिन्यूएबल सोर्सेज, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है। माननीय एनवायरमेंट मिनिस्टर जी बैठे हैं, उनको मालूम है कि किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पूरे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को लेकर ट्रांसमिशन में, ग्रिड में, बैटरी स्टोरेज में, सब जगह हम लोग इस पे चिंता कर रहे हैं कि 500 गीगावाट्स हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से कैसे लाएं। और मैं आपको यह भी बता दूं, आश्चर्य की बात है कि टेक्नोलॉजी के, हमारे इंजीनियर्स के और हमारे टेक्नोलॉजिस्ट को हम लोग प्रशंसा हम लोगों को करनी चाहिए। जितनी हम प्रशंसा करें वो कम है, क्योंकि आज और ये इसके कारण आपको आश्चर्य हुआ जानकर कि राउंड द क्लॉक सोलर, यानी 24 घंटे अगर सोलर चले, सूरज तो दिन में बस 12 घंटे रहता है, लेकिन राउंड द क्लॉक सोलर रात को भी जो हम लोग सोलर से जो बिजली का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, उस बिजली का भाव आज कोयले से कम हो चुका है। जो लेटेस्ट बिड्स आ रहे हैं, वो बिड्स आ रहे हैं जिसमें कि कोयले का जो खर्चा है उससे कम अब हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेस से हम लोग जनरेशन कर रहे हैं। ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रिड में, बैटरी स्टोरेज में बहुत हमें निवेश करना है, लेकिन ये सब जो है अब संभव है क्योंकि हमारे इंजीनियर्स ने इसका रास्ता निकाल दिया है। और 500 गीगावाट जो आएगा, आप सोचिए हमारे देश के डेवलपमेंट मॉडल के लिए क्लाइमेट चेंज, डीकार्बनाइजेशन तो हम काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन और किफायती बिजली भी होगी, क्योंकि सोलर के द्वारा जो हमारी नीतियां बनी हैं, चाहे लैंड एक्विजिशन का मामला हो, चाहे वो पेमेंट्स का मामला हो, चाहे वो फाइनेंसिंग का मामला हो, हर चीज पे पूरी तरीके से पैनी नजर लगाकर हम लोगों ने उसको कम किया है। और आज वो सोलर जो पावर है वो कम दाम में मिल रहा है। तो हम लोगों का ग्रिड जो है बड़े तेजी से रिन्यूएबल्स, जीरो एमिशन की ओर बढ़ रहा है। और इसलिए ये हम लोगों को 2070 तक जो हम लोगों को नेट जीरो तक ले जाना है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। साथ 2 और बातें सभापति महोदय जी। एक तो हम लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है, इसको भी हम लोग ऑल इलेक्ट्रिक बना रहे हैं। अभी मैं प्रश्न काल में था, माननीय
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने बताया कि कैसे चार्जिंग नेटवर्क हमारे देश में बन रहे हैं, कैसे 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स को भी हम लोग ऑल इलेक्ट्रिक कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ऑल इलेक्ट्रिक हमारे यहां से जो सब ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं वो रहेंगे, हमारा ग्रिड जीरो एमिशंस का होगा, तो बहुत बड़ा जो एक करीब 25% जो हम लोगों का कार्बन एमिशन होता है ट्रांसपोर्टेशन से, उसको हम लोग डीकार्बनाइज करके उसको जीरो एमिशंस कर रहे हैं। साथ साथ माननीय रेल मंत्री जी भी पूरा जो हमारा रेलवे का सिस्टम है उसको भी ऑल इलेक्ट्रिक कर रहे हैं। तो ऑल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, साथ साथ ग्रिड भी जीरो एमिशंस के लिए जा रहा है। तो दो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ आवर इकोनॉमी इज प्रोसीडिंग एट अ ट्रेमेंडस पेस एंड दैट इज टेकिंग अस टुवर्ड्स नेट जीरो वेरी वेरी क्विकली। तीसरा, हम लोग जो नए जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो जीरो एमिशंस की टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, इसके बारे में भी बातचीत हुई, बायोफ्यूल्स, इसके बारे में भी इस सदन में कई बार चर्चा हुई है, इन एथेनॉल ब्लेंडिंग, ये सब जो है इन पे भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। और आप सोचिए कि हमारे किसानों को इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि किसान जो है, जो आज के समय शुगर केन का उनका जो है प्रोडक्शन, वो अब बायोफ्यूल्स की ओर चले जाएगा, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और हम जीरो एमिशंस की ओर भी बढ़ेंगे। तो ये जो नए नए टेक्नोलॉजीज हैं, माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने ये भी बताया, लिथियम आयन, जिंक आयरन, सोडियम आयरन, ये सब जो नए नए बैटरी केमिस्ट्रीज है, इस पे भी काम हो रहा है। नए टेक्नोलॉजीज पे जो रिसर्च अध्ययन करना है, जिसके द्वारा हम जीरो एमिशंस की ओर बढ़ सकें, इस पे भी काम किया जा रहा है। और अंतिम विषय जो है, जिसके द्वारा हम लोग बड़ी तेजी से हमारे कार्बन मार्केट्स बनेंगे, वो ये है कि हम लोगों की अंतर्राष्ट्रीय चर्चाएं चल रही है। माननीय भूपेंद्र जी जरूर इन सब में काफी इनका योगदान चल रहा होगा कि ग्लोबल कार्बन मार्केट्स को हम लोग किस प्रकार से हम लोग अमल करें, अपने देश में अमल करें। क्योंकि अगर हम लोग यहां भारत में अगर हम लोग 1 टन कार्बन बचा सकते हैं, और वो उसका खर्चा अगर आप समझ लीजिए करीब $50, अगर मान लें कि 1 टन हम लोगों ने कार्बन जो है $50 का हमने बचा दिया है, और उसके लिए अगर अमेरिका में $100 देने के लिए लोग तैयार हैं, तो हम लोगों को $100 क्यों नहीं मिले। ये हमारे स्टार्टअप्स के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि अगर हम लोग एक ग्लोबल कार्बन मार्केट बनाएं, ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग हो, उस सिस्टम में हम लोग जुड़ जाएं, एक ग्लोबल क्लाइमेट क्लब बने, जिसके द्वारा ये कार्बन क्रेडिट्स जो है इनकी ट्रेडिंग हो, एक अंतर्राष्ट्रीय तरीके से इसको किया जाए, तब हम लोगों को इससे बहुत बहुत सकारात्मक जो है प्रभाव इसका भी हो सकता है। इसके लिए भी G20 की हमारी प्रेसिडेंसी आ रही है, और G20 की प्रेसिडेंसी में मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इस इनिशिएटिव को आगे ले जाएंगे, और इसमें हम लोगों को एक बहुत जबरदस्त और बहुत सकारात्मक प्रभाव होगा। अंतिम विषय सभापति महोदय जी, वो है फाइनेंसिंग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में अपने भाषण में यह भी कहा कि नेट जीरो 2070 करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जो हम लोगों को इसके लिए निवेश की जरूरत है, वो निवेश काफी हद तक हम लोगों को विदेश से भी लाना पड़ेगा। अभी भी आप हमारे FDI को देख लीजिए, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को देख लीजिए, काफी हम लोगों का जो है उसका भाग जो है वो बाहर से आ रहा है। तो जो कंसेशनल फाइनेंसिंग फ्लोज इसके साथ होने चाहिए। देखिए, वास्तविकता तो क्या है कि अगर आज कार्बन 440 पार्ट्स पर मिलियन हो चुका है, जिससे हम लोगों को इतना नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, तो ये किसने डाला ये कार्बन? ये आज के समय हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो डाला किसने? ये तो जो बाहर के जो विकसित देश हैं उन्होंने डाले। तो अगर इन लोगों की ये जिम्मेवारी है, तो कंसेशनल फाइनेंसिंग के द्वारा, नए नए फाइनेंसिंग सिस्टम्स के द्वारा हम लोगों को फाइनेंसिंग फ्लोज भी मिलने चाहिए, जिसमें कि हम लोगों का जो डेवलपमेंट एंड डीकार्बनाइजेशन का गेटिंग टू द ग्रीन फ्रंटियर डेवलपमेंट मॉडल है, इसको हम लोग तेजी से आगे बढ़ाएं। तो फाइनेंसिंग के लिए भी कंसेशनल कैपिटल हम लोगों को मिलना चाहिए। ये भी मुझे पूरी तरीके से विश्वास है G20 प्रेसिडेंसी में हम लोगों को एक मौका मिलेगा कि इस इनिशिएटिव पे हम लोग ले आए। और मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा सभापति महोदय जी, द टाइम हैज कम आफ्टर the Second World War, a new set of institutional arrangements were put in place. Those have lasted for the last 60, 70, 80 years. Whether it's the IMF, the World Bank, the WTO, the ILO, a whole set of institutional arrangements were created to secure the peace. Now the time comes, and I think this is an opportune time because the G20 presidency is going to be led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Under his leadership, we create a new set of institutional arrangements so that we secured the peace after World War II. Let's secure the climate, let's secure our future, let's create the institutional arrangements so that the capital and the technologies can flow from the global north to the global south, so that we can pioneer and create a new development model, a development model that takes us to the green frontier and makes India a net zero
a net zero country, because all the work has shown, Honorable Chairperson Sir, all the work has shown that net zero is net positive. Thank you very, very much.